आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेटे जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस को देखा एंड देन बेटे टाइमलाइन को शेयर किया। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं उनको स्टडी किया। एंड देन बेटे हमने लास्ट लेक्चर में ये भी स्टडी किया कि हमारा बिज़नेस की जो नीड्स हैं हमने उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप अपने बिज़नेस को किस तरह से जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, आपके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बिज़नेस में जिसको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन उस पर वर्किंग करनी है। अब बेटे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट चार्टर। बेटे प्रोजेक्ट चार्टर एक तरह से फॉर्मल और शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हो कि आपके प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपके कौन से जो हैं ऑब्जेक्टिव जिनको आप सक्सेसफुली रन करवाना चाह रहे हैं, आपका फोकस किन एट्रीब्यूट्स पर है। एंड देन बेटा इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने स्टेक होल्डर्स की सिलेक्शन करते हो। बेटे स्टेक होल्डर्स आपके टीम मेंबर हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे होते हैं। एंड देन बेटे प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह से स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। बेटा इन दोनों की जो कोलैबोरेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके थ्रू ही आप इजीली जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं, इजीली अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और बेटे यहाँ पर जो हमारा बेसिक पर्पस है इस टॉपिक को पढ़ने का कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है उसका क्या एम है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो बेटे प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या हो सकता है। आपने उसमें प्रोजेक्ट चार्टर में आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपने प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह से करना है। रीज़न फॉर दी प्रोजेक्ट आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स भी डिफ़ाइन किए जाते हैं। एंड देन बेटे आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि किन स्टेक होल्डर्स को आपने इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करना है। एंड देन बेटे इसके साथ साथ रिस्क को आइडेंटिफाई करना, बेनिफिट्स को देखना और अपने बजट को देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक चार्टर की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से प्रॉपर प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हैं, जो थ्रू आउट आपका लाइफ साइकिल है उसको जो है वो बना लेते हैं, उसको प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं, जो कि आपका प्रोजेक्ट चार्टर कहलाता है। एंड देन बेटे मेन कंपोनेंट जो है आपके प्रोजेक्ट चार्टर के, उसमें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखनी है, बिजनेस केसेस को आइडेंटिफाई करना है। एंड देन आपके गोल्स के लिए आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स चाहिए, आपको रिसोर्सेज कौन से चाहिए, आपने टाइमलाइन को किस तरह से फॉलो करना है और क्या टाइमलाइन है। एंड देन आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या हो सकता है और आपके प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। बेटे ये आपके प्रोजेक्ट चार्टर के मेन कंपोनेंट है जो कि आपने देखने होते हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट का एक चार्टर बिल्ड करती हो। तो बेटे जब आप अपने प्रोजेक्ट का चार्ट बनाते हैं तो बेटे उसमें आपने फर्स्ट वन जो आपका विज़न है वो ये होना चाहिए कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है। ठीक है बेटे, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप ही आइडेंटिफाई नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो बेटे फर्दर स्टेप्स में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, आपको एम ही नहीं पता, तो फर्दर आप क्या कैसे जो है वो प्रोजेक्ट को डिवेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर को क्रिएट करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
एंड देन बेटे आपके पास आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रूल्स हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो नंबर ऑफ़ रूल्स हैं उसको आपने फॉलो करना होता है। कस्टमर और स्टेक होल्डर्स को जो है वो आइडेंटिफाई, उनको रिकॉग्नाइज़ करना कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, डे टू डे आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है क्या वो वेरी कर रही है, लाइक एक दिन में जो है वो वर्कआउट रन किया एंड देन आपको ज़रूरत है कि आप अपने टीम को जो है वो रिपीट कर दें। लाइक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप सारी डिफ़ाइन करते हो। एंड देन बेटे आप अपनी क्रिएट करते हो इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, कि आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास टाइमलाइन होगा जिसको आपने फॉलो करना है, रिसोर्सेज होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मे बी सम लिमिटेड रिसोर्सेज हों और मे बी आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हों। एंड देन बेटा आपने मेक श्योर करना है अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, एंड देन आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन बेटा आपके पास आ जाता है प्रोजेक्टर चार्टर को क्रिएट करने के लिए आपने अपने जो प्रॉब्लम एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि उसमें नंबर ऑफ़ जो है वो इश्यूज़ और रिस्क वगैरह जो हैं उनको आपने ओवरकम करने की कोशिश करनी है। एंड देन बेटे यहाँ पर आपका प्रॉब्लमिस्टिक एरिया ये भी है कि आपको प्रोजेक्ट बनाते हुए किन किन हर्डल्स और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। एंड देन बेटे आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स या रिस्क इश्यूज क्रिएट हुए हुए होते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, तो बेटे वो भी आप प्रोजेक्ट चार्टर में ऐड करते हो, ताकि अपकमिंग प्रोजेक्ट में अगर कोई वैसा रिस्क या कोई इशू क्रिएट होता है तो बेटे उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। और डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब आ जाता है तो बेटे इससे दूसरे एम्प्लॉयज़ को, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी फ़ायदा हो जाता है कि वो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये स्टडी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ओवरहेड आया है इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब बेटे यहाँ पर आपके पास ये प्रोजेक्ट चार्टर की एक एग्जांपल है कि आपने प्रोजेक्ट चार्टर में फर्स्ट वन अपना टाइटल बताया एंड देन स्टार्ट डेट एंड देन फिनिश डेट। ऑब्वियसली आपकी स्टार्ट और एंडिंग डेट तो प्रोजेक्ट में लाजमी तौर पर आपने मेंशन करनी होती है। ठीक है, कि आप इस डेडलाइन तक अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। एंड देन बेटे बजट की इंफॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है। एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी है। एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को डिफाइन करेंगे। एंड देन बेटे डिफरेंट अप्रोचेस जो आपने यूज़ की अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिज़ायर आउटपुट तक पहुँचाने के लिए, डिज़ायर आउटपुट गेट करने के लिए बेटे, तो जो भी अप्रोचेस आपने यूज़ की हुई होंगी वो आप प्रोजेक्ट चार्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटे ये बहुत ही समराइज सा, फॉर्मल सा और शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप बड़े कंसाइज वे से अपने जो प्रोजेक्ट का ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। एंड देन बेटे नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है एनालाइज प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, आपने उनको भी अम, जो है वो एनालाइज़ करना है, उन पे भी फ़ोकस करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है, उनकी अटेंशन को देखना है कि उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है वो क्या है? क्या वो इंटरेस्ट लेके प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जस्ट वो एज़ अ ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं? ज़ाहिर है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जस्ट एज़ अ ड्यूटी और जॉब के तौर पे काम कर रहे हैं, या जो एम्प्लॉय है वो गुड एफर्ट जो है वो पुट कर रहा है। तो बेटे इन सब चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ किया जाता है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर एनालाइज में। जी बिल्कुल माहम, गैंट चार्ट भी ऐड हो सकता है। गैंट चार्ट हमारी अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि गैंट चार्ट बनाना भी सीखेंगे, और उसको हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं।
ऑब्वियसली बेटा गैंट चार्ट में आपकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं उसको आप शो करते हो, आपकी जो है वो टाइमलाइन आ रही होती है कि किस डेट को आपने जो है वो काम स्टार्ट किया, किस डेट को एंड किया, एंड ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो भी आपने एक प्रोजेक्ट में परफॉर्म की है उसको कितना कितना जो है वो टाइम दिया है आपने, लाइक आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था, आपको आपने नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की हैं, हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपका 1 ईयर का प्रोजेक्ट है तो उसमें मंथ वाइज, वीक वाइज जो हैं वो एक्टिविटीज़ बनती हैं। मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतनी एफर्ट, इतना बजट जो है वो हमारे एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो है वो लगा है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो गैंट चार्ट भी ऑब्वियसली बना सकते हैं, क्योंकि गैंट चार्ट में भी हमारे प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बेटे हम बात कर रहे थे स्टेक होल्डर्स की, कि स्टेक होल्डर को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो बेटे स्टेक होल्डर एनालाइजिंग हमारे पास प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट पीपल्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी बना देते हैं। लाइक डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट की वर्किंग अगर ज़्यादा है तो हम 1 और 2 डेवलपर्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे काम करें। एंड देन बेटा हमारा जो यहाँ पर फोकस होता है वो प्रोजेक्ट के जो इंटरेस्ट है, जो उसमें इन्फ्लुएंसेस आ रही हैं उनको हमने देखना है, उनको डिटरमाइन करना है। एंड देन बेटर थ्रू लाइफ साइकिल जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, उनसे जो आउटपुट जनरेट हो रही होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। हम उनसे प्रोग्रेस के बारे में पूछ सकते हैं। एंड हम खुद, हमारा जो खुद का एनालाइजिंग पॉइंट है वो ये है कि पीपल्स जो हमारे पास सिस्टम्स में इन्वॉल्व हैं वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनकी वर्किंग जो उनकी प्रोग्रेस है वो क्या है। तो बेटे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करने के लिए एक मैप का यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट और पावर है। बेटे इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉय जो है वो कितना इंटरेस्ट लेकर काम कर रहा है, मिनिमम एफर्ट पुट कर रहा है, या वो अपनी फुली एफर्ट जो है, फुली इंटरेस्ट जो है वो अपना प्रोजेक्ट में पुट कर रहा है। एंड देन बेटे पावर को जो है वो मेजर किया जा सकता है कि आपकी जस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल तक पावर का इस्तेमाल हो रहा है, या आपकी जो है वो फुली पावर को यूज़ करते हुए जो है वो एम्प्लॉय या आपका जो स्टेक होल्डर है वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास 4 तरह से जो है वो बनती हैं, 4, अब आपके पास इस तरह से कह लो कि लेवल बनते हैं। आपकी हाई पावर है, अगर आपकी हाई पावर है तो इसको हाई इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। अगर आपकी हाई पावर है तो इसको लो इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। एंड देन बेटा आपके पास लो पावर है तो उसको लो इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। और अगर आपके पास थर्ड वन जो केस बन रहा है, एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन एंड लास्ट, कि हम लो पावर के साथ लो इंटरेस्ट देखते हैं। तो बेटे ये 4 चीज़ें जो हैं इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि अब इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके पास हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेक होल्डर है वो फुली इंगेज है प्रोजेक्ट के साथ, वो फुली एफर्ट पुट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट भी है और अपनी वो फुली पावर को भी यूज़ कर रहा है कि वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को डेवलप करे और डिज़ायर गोल तक पहुँचे। एंड देन सेकंड बेटे हमारे पास आ जाते हैं हाई पावर एंड लो इंटरेस्ट। यहाँ पर ऐसे हमारे पास स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो कि वर्किंग ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल तक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट नॉट टू मच टू डिस्टर्ब और अनॉय देम। जस्ट हाई पावर के साथ और लो इंटरेस्ट के साथ जो एम्प्लॉय स्टेक होल्डर हैं वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन थर्ड वन बेटा हमारे पास जो मैपिंग कैटेगरी बनती है वो लो पावर और हाई इंटरेस्ट की है। ठीक है, ऐसे हमारे पास स्टेक होल्डर
जो कि प्रोजेक्ट में गोल्स को अचीव करने में हेल्प ज़रूर करते हैं एंड कीप देम इन्फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। और प्रोजेक्ट को लाइक अपने प्रोग्रेस तक पहुंचाने के लिए लाइक इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो पावर लेवल है वो लो होता है। एंड देन लास्ट वन बेटा, हमारे पास ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि जिनकी पावर भी लो है और उनका इंटरेस्ट भी लो है। बेटे ये ऐसे हमारे पास स्टेक होल्डर्स है जो एफर्ट भी मिनिमम पुट करते हैं और उनका इंटरेस्ट भी जस्ट मिनिमम ही होता है। लाइक ज़रूरत के मुताबिक वो जो है वो अपना इंटरेस्ट और पावर को यूज़ करते हैं एंड देन दैट्स इट, वो ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करते। तो बेटे यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल स्टेक होल्डर की बात करो तो सक्सेसफुल ऑब्वियसली हमारे पास हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके बेटे ये सारी मैपिंग जो है वो स्टेक होल्डर की वर्किंग करने की एबिलिटी पे जो है वो की जाती है कि एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस क्या आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने वर्कआउट करना है तो वो जस्ट काम करने के लिए बेटा कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम, यानी जो आपका जॉब का टाइम है जस्ट उसमें वर्कआउट करते हैं और दैट्स इट। और कुछ ऐसे भी हैं स्टेक होल्डर जो कि फुली एफर्ट पुट करते हैं और वर्किंग करने के लिए वो जो है वो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो उसमें स्पेंड करते हैं। बेटे ये एम्प्लॉयज़ की, आपके स्टेक होल्डर की जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसकी बेस पर हमने ये मैपिंग जनरेट की ताकि हम अपने स्टेक होल्डर्स को सक्सेसफुली एनालाइज कर सकें। जी बेटे मरियम, अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है आपको? मरियम एंड माहम, बेटे हमने दो चीज़ें अब पढ़ी हैं। एक नो, हमने नो मैम, ये पहले स्टडी कर चुके हैं तो इसलिए इसका आइडिया है थोड़ा बहुत। ओके बेटा, वेल डन। ये आज का हमारा जो मेकअप का लेक्चर था वो यहाँ पर वाइंड अप हो गया है। अब बेटे आपका नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि जो मेकअप लेक्चर मैं लूँ वो इन